अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन वज़ार प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, ईद के बाद ये आज पहला प्रोग्राम है और ईद के दिनों में अच्छी खबर जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिली कि IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय हो गया है और इसके तहत जो रकम है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद जो 15 जुलाई को होनी है, ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। और इस खबर के आते ही जब इसी हफ्ते पहला वर्किंग डे था तो हमने देखा कि जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी आई और डॉलर का रेट नीचे गया। इसके अलावा दीगर और फॉरेन करेंसीज़ का भी नीचे गया और कहा यह जा रहा था कि अभी भी यही इत्तला है कि आने वाले दिनों में ये 245 तक डॉलर जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ LCs ने ओपन होना है और जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके मुताबिक फ्री फ्लोटिंग मार्केट होगी। जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो पाबंदी थी उसको खोला जाएगा और जो कैपिंग थी उसको ख़त्म किया जाएगा। और जब ये LCs खुलनी है और LCs खुलने के बाद जो पेमेंट्स होनी है तो पेमेंट्स करने के बाद जो पेमेंट की तादाद है वो ज़्यादा है और जो रकम अब तक आ रही है वो रकम कम है। तो किस तरीके से ये फिर मैनेज किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी अगर आप मार्केट में मालूम करें तो फॉरेन करेंसी ख़ास तौर पे डॉलर दस्तयाब नहीं है और अगर है भी जो रेट है ओपन मार्केट का उस पर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो जो सरकारी क्लेम्स हैं जिसमें जैसे ही खबर आई तो फिर उसके बाद ख़ास तौर पे PMLN की तरफ से ये ट्विटर पे और दीगर और सोशल मीडिया हैंडल्स पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये कहा जाने लगा कि जी हमने पहले भी करके दिखाया है, हम दोबारा भी करके दिखा रहे हैं। और इसी दौरान जो डेवलपमेंट्स में डेवलपमेंट GB की भी थी, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, वहाँ पर CM गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल के करार दिया गया। फिर उसके बाद इंतखाब होना था, इंतखाब होने वाले दिन जो GB असम्बली की सूरत हाल थी वो सबके सामने है, ताले लगा दिए गए। उस पर जो तादाद है मेंबर्स की, वो PTI के मेंबर्स की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त PTI की तरफ से यही कहा गया, जो कि समझ में भी आता है कि ये जो सब किया जा रहा है ये इस वजह से किया जा रहा है कि जिस तरह AJ के असम्बली के लिए हुआ कि जब वहाँ पर सरदार तनवीर इलियास को बतौर प्राइम मिनिस्टर AJ के नाअहल हुए और फिर दोबारा से इंतखाब होना था, तो वहाँ पर भी जो PTI के लोग थे उनकी वफ़ादारियों को ख़रीदा गया या उनकी सपोर्ट जो है वो PDM के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट के लिए थी। तो नवाज शरीफ साहब का भी मामला सामने है। उनके लिए जो अच्छी खबर थी वो उनके केसेस पर उनको बरी करार दिया गया और हामिद खान साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें हामिद खान साहब का ये कहना है, गो कि उनका ताल्लुक PTI से है, कि जी नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी और जिस तरीके से दी गई थी और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो मुनासिब नहीं थे। तो आने वाले दिनों में क्या नवाज शरीफ साहब इस सब के बाद, और जो एक कौमी असम्बली से बिल भी मंजूर हुआ था ईद से पहले, उसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी अब यकीनी है, पाकिस्तान आएंगे? जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है वो भी एक सवाल है और इंतखाबात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंतखाबात क्या अपने वक्त पर होंगे। और वक्त अब जो है वो असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर अगस्त में, फिर उसके बाद आप अगर अपनी तारीख पे होंगे, असम्बली डिज़ोल्व होगी तो फिर 60 रोज़ में अगर एक आध दिन पहले भी हो जाए या कुछ दिन पहले हो जाए तो फिर 90 रोज़ का मामला है। तो ये अक्टूबर नवंबर पे बात जाती है, लेकिन ये तभी है कि अगर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब ने। ताहिर मलिक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। हारिस नवाज़ साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें नवाज शरीफ साहब के केसेस में उनको बरी करार देना, उनको बरी कर दिया जाना, जबकि वो एक सवाल ये भी है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अगर वो इश्तिहारी हैं तो पहले तो वो वापस आएँ और जो मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, ये मामला ख़त्म हो तो फिर उसके बाद ये बरियत वाला मामला हो। तो क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जिस रफ्तार से उनको इंसाफ फराहम किया जा रहा है, तो क्या अब नवाज शरीफ साहब आपको आने वाले हफ्तों में या महीनों में पाकिस्तान वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए अली मुमताज़, शुक्रिया। और वकील साहब होते हैं तो हमारे साथ बड़े न्याजमंदी के ताल्लुकात हैं। इस सवाल का यानी मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा आइन से भी वाकिफ है। मेरे प्रोग्राम में अभी दो बड़े माहिर कानून आए थे और मैंने सवाल यही रखा था। इसमें जो हमारे जो हुकूमती मामून थे प्राइम मिनिस्टर के कानून पर उनका एक मौक़िफ़ था, लेकिन पहले ये बता दूं कि एक बहुत जो इंडिपेंडेंट बार काउंसिल के चेयरमैन का ये कहना था ऑन रिकॉर्ड कि जो भी कर लें आप, मियाँ साहब जब वापस आएंगे, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं,
सजायाफ्ता हुए थे तो उनको सेहत की बुनियाद पर लंदन जाने दिया गया था। अब अगर आएंगे तो उन्हें एक बार तो हर सूरत में जेल जाना पड़ेगा। यानी कि वो ये वो लोग नहीं थे कि जो मियां शरीफ साहब के खिलाफ, बल्कि इंडिपेंडेंट, मैंने कहा ना बार काउंसिल के चेयरमैन का ऑन रिकॉर्ड ये है कि उन्हें जेल जाना होगा, चाहे आप जितनी भी रिलीफ दिला दें। और उसमें वो के हमारे मावन वज़ीर कहते कि जनाब उनको हम चैलेंज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा जी आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे कोर्ट में, अगर आप समझते हैं कि मियां साहब को जिन जिन कवानीन के तहत मिला है। उससे भी ज़्यादा अहम मेरे ख्याल अली मुमताज़ ये है कि इसको मियां साहब या बताइए ना कि दुबई तक आ गए। गालिबन दुबई से लाहौर का फासला जो है वो बहुत करीब है ना, कोई ज़्यादा जी 2.25 घंटे मैंने तो हमारा कराची 2 घंटे का रास्ता है, तो क्यों नहीं आ सके। और उसका सबब ये है कि अब ये बहुत सारी चीज़ें गोइयाँ हो रही हैं और दर्जी की तामात से हो रही है कि उस तरह नहीं हो रहा कि असम्बली तहलील हो, निगरान हुकूमत 3 महीने के पहले और वो इलेक्शन हो जाए। वो इंटरनल सेटअप बनाने की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, आपकी तरफ आते हुए यही सवाल, नवाज शरीफ साहब की वापसी और अभी जो मुजाहिद साहब बात कर रहे थे इंटरम सेटअप की, कि इंटरम सेटअप और जो इंटरम सेटअप के बारे में भी बात है कि जी ये आ तो जाएगा पर इंटरम सेटअप आने के बाद लंबा चलेगा। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त 2 बड़े पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिससे मेरे ख्याल में सवालों के जवाब हम निकाल सकते हैं। पहली तो रियलिटी ये है कि ये रियासत की भी आपने सुन ली है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पॉलिटिकली जो पावर्स हैं 2 इस वक्त मेजर, पीपल्स पार्टी और नून, सब की पॉलिटिकली तो एक कंसेंसस है कि नो पीटीआई, इस पे तो कंसेंसस साफ नज़र आ रहा है। तो एक तो इलेक्शन की जो डेट है, होना या ना होना, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या पॉलिटिकली जो हालात हैं उसमें पीटीआई को शिकस्त दी जा सकती है। चलें, अगर आप लार्जर पाकिस्तान ना लें, ये कंसर्न सबका है कि कहीं पीटीआई के पास इतनी टिकटें ना, इतने कैंडिडेट्स ना आ जाए कि वो फिर मैटर करें, वो फिर हुकूमत साजी का हिस्सा बन जाए। एक ये कंसर्न है। दूसरा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा कॉन्फ्रंट्रेशन रही है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, इख्तलाफात रहे हैं। वो चीज़ ज़्यादा सीरियस है मेरे हिसाब से। वो ये है कि रियासत में भी पॉलिटिकल और अवाम तीनों का कंसेंसस है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान की सूरत इंतहाई ख़राब है, हर जगह पे ख़राब है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन होंगे और इसके जो रिजल्ट्स होंगे, इसका सारा ताना बाना इसी पॉलिटिकल से ज़्यादा इकोनॉमिक गेम की तरफ जाएगा। और मेरी जो खबर है, जो नवाज शरीफ साहब के वाले से तकरीबन सबको पता है इस बात का कि नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब मुझे आप 2016 की कंडीशन करेंगे तो मैं वापस आऊँगा। 2016 से मुराद क्या है कि मैं नाहल भी नहीं हूँ, मेरे पे जो केसेस है वो भी गलत हुए, मेरे पे अदालतों ने भी गलत काम किया। अगर आप देखें तो उसको मरियम ने भी बेशुमार दफ़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आप पहले इक्वालिटी करें। तो नवाज शरीफ का आना जो है वो तो क्लियर है कि अगर वो 0 मीटर काम होगा, केसेस ख़त्म होंगे, सारी चीज़ें नाअहली ख़त्म होगी, क्रिमिनल केसेस ख़त्म होंगे, तो फिर नवाज शरीफ आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये जो इकोनॉमिक्स की मैंने बात की है, मैं थोड़ा सा एक दूसरे साथियों के लिए भी एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो बनती हैं वो पिंडी से बनती हैं या इलेक्शन से बनती हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो उसका एक्सटर्नल फैक्टर बड़ा अहम होता है। इस एक्सटर्नल फैक्टर में IMF बड़ा अहम फैक्टर है, चाइना बड़ा अहम फैक्टर है, सऊदी अरब बड़ा अहम फैक्टर है। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जो हमारे इंटरनेशनल अफेक्ट्स असरात डालने वाले जिस ममालिक का मैंने नाम लिया, वहाँ PTI के लिए कोई अच्छी खैर नहीं है, अच्छी खबरें नहीं है। तो इसी के दरमियान ही मैं समझता हूँ आप बात समझने की कोशिश करें। मुझे PTI नज़र नहीं आ रही और इलेक्शन होते तब नज़र आ रहे हैं जब इस निज़ाम को पता चलेगा कि PTI साफ हो गई है। ठीक, यानी कि अभी आपकी नज़र में इलेक्शंस नहीं होंगे इस साल, तो कम से कम नहीं होंगे। नहीं, वो कंडीशन मैंने बताया ना कि इलेक्शन अवाम के लिए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं ना कि अवाम क्या चाहते हैं, वो तो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला है कि अगर नतीजा जो हम चाह रहे हैं अगर वो आ सकता है, अभी तो आपने गिलगित बल्तिस्तान की खुद ही बात की है, तो अगर वो रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। फिर ये जो निगरान हुकूमत की खबर दी है ना आप हमारे भाई ने, वो फिर निगरान हुकूमत जो है ना वो बड़ी लंबी। अच्छा, इस पे ताहिर मलिक साहब एक और बात भी है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये तय नहीं हो जाता या नज़र नहीं आ जाता कि जी PTI इस सिस्टम से आउट है और PTI दोबारा से अब मुंतखब नहीं हो सकती है, उनका कोई चांस नहीं है। वहीं पर हमाद अजहर साहब की अब से कुछ देर पहले की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उनका ये कहना था कि जी IMF ने ये जो फाइनल फैसला करना है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है, उससे पहले PTI के चेयरमैन से भी उनकी इस पे बात होनी है वर्चुअली।
और उनसे उनकी इनपुट भी ली जाएगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ही उनको सिस्टम से आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जैसा कि IMF जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमाद अज़हर साहब के इस ट्वीट के मुताबिक इमरान खान साहब से रब्ता करके उनकी भी इनपुट लेना चाह रहा है। तो हमाद ने तो मेरी बात साबित कर दी ना कि पाकिस्तान में पीपल और पाकिस्तान डज नॉट मैटर। वो पॉपुलर है चेयरमैन के अनपॉपुलर है। हमाद भी आपको यही समझा रहा है कि जो गोरे चिट्टी चमड़ी वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्यार मोहब्बत रखते हैं। यही मेरा आर्गूमेंट है कि इस मुल्क के इलेक्शन का अवाम से, अवाम की राय से, जमहूरियत से, वोट से, आपके आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अरेंजमेंट होते हैं और 1947 से आज तक ये सारे अरेंजमेंट ही हैं। तो ये अरेंजमेंट एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। जहाँ से पैसे आएंगे वहाँ से जो राय आएगी उस तरह इलेक्शन हो जाएंगे, उसी तरह रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक, ब्रिगेडियर टाइड हारिस नवाज साहब आपकी तरफ आते हुए, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज इंटरनेशनली भी जैसा कि फाटफ का मामला था तो कहा यह गया कि जी उसका सेहरा PTI ने कहा कि जी हमने बड़ा काम किया है। फिर उसके बाद जब PDM आई तो PDM ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, फिर उसके अलावा PMLN ने भी कहा कि जी ये सारी हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन पीछे बैकएंड पे इतलात ये थी कि जी ये काम सारा GHQ में हो रहा था और वहाँ पर ये सारी एफर्ट्स की गई। इसी तरह से जो IMF के साथ ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी है, इसका क्रेडिट लेने के लिए तो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी कि जी हमने ये कर दिखाया। लेकिन इसके पीछे भी जो असल गारंटर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने इकॉनमी रिवाइवल चाहती है, उस पर उनको कोई डाउट नहीं है। इसीलिए सऊदी अरब भी गए, चीफ ऑफ मिनिस्टर अब्दुल नासिर मुनीर, चाइना भी गए, UAE भी गए, सब ममालिक में जाके, क्योंकि जनरली मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हमारी इन ममालिक से बहुत बेहतर है। एंड दे ट्रस्ट आर्मी को इसलिए कि वो 3 साल के लिए आते हैं, रेगुलर होते हैं और उसके बाद दे स्टे परमानेंट और उनका इनपुट प्रॉपर तरीके से होता है। एंड देन व्हेन दे मॉनिटर, FATF भी आपने एग्जांपल दी है, द कंप्लीट रोल और GHQ का था उसमें 2 स्टार मेजर जनरल के साथ तमाम गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो FBR है या आपके GHQ में है या आपके मिनिस्ट्री इंटीरियर में है, ये जब फाइनेंस में है, SECP में, सबसे कोऑर्डिनेट करके ये एक मरहले को पूरा किया। लाइक अगर अभी आपने देखा हो कि एक नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है जिसमें जनरल आसिम मुनीर भी हैं और जाहिर है कि इसके बाद ही विल नॉमिनेट आइदर 2 स्टार और 3 स्टार जो साथ में बैठ के करेंगे। बिकॉज फॉरेन डोनर दे हैव ट्रस्ट इन मिलिट्री कि वो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर अननेसेसरी के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। एंड 1 विंडो ऑपरेशन बनाया गया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने कंफर्म की हुई है ये हमारी कंट्रीज ने, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, नॉट फॉर एनी लोन एनीथिंग जो कि पहले होता रहा। आपके सामने $3 बिलियन अभी वो दे रहे हैं। ये अभी नया जो बना है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो आर्मी ने बनाया है, उसमें एक 2 स्टार जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, DG हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो उनको बुलाया गया है इसीलिए कि इतनी ज़्यादा वेस्ट लैंड जो अनकल्टिवेटेड उसको रिक्लेम करें और फिर उसको छोटे हालियों में तकसीम कर दें, उनको हेल्प अप करके इम्प्लीमेंटेशन। पहले $500 मिलियन अगर देखें सऊदी अरब दे रहे, बाद में 300 अरब रुपये, 3 अरब रुपये आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मिलिट्री का मेन इसका जो है ना फोकस वो है इकॉनमी, बिकॉज इकॉनमी डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। इकॉनमी है तो आपके वेपन, एमुनिशन। हारिस नवाज साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट ही ये सब कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट ही इकॉनमी जैसे इशू पर भी, फाटफ जैसे सीरियस इशू को भी एड्रेस किया, उसको कामयाबी की तरफ लेकर गए, और फिर ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई है इसमें भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, तो फिर असद कैसर साहब का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी इस तरह की सियासत से तो फिर मार्शल लॉ बेहतर है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं सब करना है तो फिर मार्शल लॉ की तरफ अगर जाया जाए तो उसमें क्या कोई हर्ज है? नहीं, बिल्कुल इट इज़ अन डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिकली सिस्टम है कि ये एक गवर्नमेंट, जमहूरी गवर्नमेंट के अंदर ये सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आर्मी की इनपुट होगी एंड इनपुट होगी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है मुजाहिद बिलवी साहब ये इनपुट से इख्तलाफ करें, वो ये कहें कि जी इनपुट किस बात की इनपुट देनी है तो वो दें जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं। नहीं वो ब्रिगेडियर साहब काबिल एहतराम, या आप लोग जो अंदाजे कायम कर रहे हैं, आप कुछ जो ग्राउंड रियलिटी को क्यों नहीं समझते? अगर पूरा मंजरनामा और नक्शनामा सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से बना लेती, जैसा कि ये जो इन्होंने बनाया कि इकोनॉमी हम हैंडल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया कि पैसादार का सऊदी अरब के पैसे मिले, चाइना के पैसे मिले, UAE के पैसे मिले। अच्छा, ये अव्वल 2 के पैसे तो ऐसे हैं कि जिन्हें हम छू भी नहीं सकते। मैं
आपके बैंक में डाल दिए गए। याद नहीं, सऊदी अरब ने कहा था मत छुओ। बिल्कुल, मैं इस पर एक मुजाहिद साहब ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर उसके बाद हारिस नवाज साहब से इस पर उनकी इनपुट लेंगे जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हारिस नवाज साहब, जो भी वक्फे पे जाते हुए मुजाहिद साहब ने पॉइंट रेज किया है, उस पर आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। एक नंबर बात है कि फ़ौज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इकोनॉमी में करे, लेकिन एज ए वन ऑफ द स्टेट ऑर्गन देयर इंटरेस्ट की इकोनॉमी रिवाइव हो। उसके लिए बात की है कि आपकी अगर प्राइवेट सिविल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर गवर्नेंस बहुत बेहतर हो और फॉरेन जो डोनर्स हैं जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, चाइना, इनका अगर इनको और ज़्यादा ट्रस्ट हो तो कोई इशू नहीं है। आर्मी के अंदर दे फील कंफर्टेबल कि चलो कम से कम काम सीधा होगा, दे नथिंग, इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हम कर रहे थे आपके इलेक्शन, देखिए इन केयर टेकर्स मेरे ख्याल में 10 या 11 को बन जाने चाहिए। एक दो दिन पहले होंगे तो 90 डेज, अगर बाद में होंगे तो 13 के बाद होगा देन 60 डेज। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें अब इनके और जो हुकूमत कोशिश करे, सोचेगी कि क्या PMLN को 30 डेज चाहिए, 90 डेज चाहिए या दे नीड मोर टाइम। ये सोचने की बात है, इसलिए कि ना इन्होंने अभी तक वो डिजिटाइजेशन सेंसस की है, ना डिलिमिटेशन कॉन्फ्रेंस की है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ज़रूरी होंगी बिफोर द होल जनरल इलेक्शंस, जिसकी वजह से ये कोई हो सकता है किसी वजह से ये कहें कि 6-7 महीने मीन मार्च अप्रैल में इलेक्शन, मार्च अप्रैल तक, जो मेरा अपना अंदाजा है, अदरवाइज होने टाइम पे चाहिए। ठीक। ताहिर मलिक साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हुआ पिछले साल 2022 10 अप्रैल से लेके हम ये मई जून तक यही बार बार अब भी यही सुनते हैं कि जी फ़लाँ एक्सपोज हो गया, फ़लाँ एक्सपोज हो गया, फ़लाँ का पता चल गया, फ़लाँ का पता चल गया। लेकिन वो पता चलने के बावजूद होता कुछ नहीं, होता वही है कि जिनके बारे में कहा जा रहा होता है कि जी फ़लाँ का भी पता चल गया, जो जिसने जो करना होता है वो कर लेता है। अब आपको वहाँ पर भी यही होता हुआ नज़र आ रहा है जो AJK में हुआ था, या वहाँ PTI की जो पोजीशन है वो इतनी तगड़ी है, उनके मेंबर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, वो दूसरी तरफ स्लिप नहीं करेंगे? देखिए, थोड़ी सी मुश्किल सा जवाब है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता एक साल अगर आप रिव्यू करें ना, तो एक चीज़ एक आम आदमी को समझ आ गई कि ये मुल्क कानून या आइन के तहत नहीं चलता, इसके रूल्स कुछ नहीं है। हमारी रियासत खुद मान रही है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें डिले है, उसमें कोई खामी है। मैं जजिस पे या फैसलों पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये खुद रियासत खुद मान रही है कि हमारा अदालती निज़ाम स्लो है, लिहाजा हमने एक केस के लिए अदालती निज़ाम को तेज़ कर दिया। तो रियासत तो वहीं माइनस होगी ना, जब आपने वहीं पे सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिया है, जब आपने इक्वालिटी ख़त्म कर दी, तो फिर क्या आपका आइन क्या रह गया? जो 7000 साल की सिविलाइजेशन की लड़ाई है वो तो वहीं पे ख़त्म होगी कि एक के लिए दूसरा इंसाफ, दूसरे के लिए तीसरा इंसाफ। इसी तरह आपके इलेक्शन पे मैं आ जाता हूँ। अब आपका आइन कहता है कि मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की भी सुनते हैं तौहीन होती है। वो 14 मई गुजरे भी एक ज़माना बीत गया, वो भी इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बज़ाहिर तो बड़ा नॉर्मल आपको लग रहा है, मगर इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको ये रियलाइजेशन बड़ी तकलीफ दे हुई है, बड़ी डिप्रेसिंग हुई है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसमें कम से कम कोई इतना एविडेंस है, अगर मैं सारा एविडेंस देना शुरू कर दूं तो लॉ तो कहीं भी नहीं है। अब देखें ना कि ये खुद ही एक निज़ाम की तौहीन है कि वो उसका पार्लिमान का फैसला अदालत करे। यानी कि और दूसरी चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में सारे जो मुकदमात हैं उनकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये जो CM साहब हैं गिलगित के, इनकी डिग्री चली अभी पता लगा हमें 3-4 दिन पहले नहीं पता चला। मतलब ये जो कमाल है ना कि नवाज शरीफ का आज ही पता लगा है कि सुप्रीम, हामिद खान को भी परसों ही पता चला है, ओहो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। ये टाइमिंग मीन्स अ लॉट। टाइमिंग का मतलब है कि इस समाज में इमोशन है, इस समाज का एक एजेंडा है। लॉ का क्या मतलब है? लॉ की, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सब, लॉ की जो देवी है उसकी आंखों के आगे पट्टी क्यों बांधी जाती है? इसलिए बांधी जाती है कि लॉ कुछ नहीं देखता कि आज दिन कौन सा है, किसकी क्या जरूरत है, वो रूल्स के तहत चलता है। तो हमारे यहाँ जो सारा निज़ाम है, जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में भी थोड़ा सा बताया था, ये निज़ाम चलता है फॉरेन फंडिंग पे,
ये निज़ाम चलता है इंटरनल कंट्रोल पे। तो मुझे तो लगता है कि मतलब कोई इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में, जिस तरह का इलेक्शन हम कर रहे हैं या जिस तरह। और अगर आप 2018 में देखें, यही आर्गूमेंट था कि एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान बेहतर आदमी है, करप्ट नहीं है, पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं वो बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, वो बड़ी फंडिंग लाना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। अब 5 साल बाद पता लगा ए मामे कौन होंगे ने रोला पाने वाले, एक ही यूट्यूब से रोला पाया उन्होंने। 5 साल पहले वो हमारे बड़े भाई थे, वो हमारे लिए खून पसीना बहाते थे, अब पता लगा कि हम रोला पाते हैं, यूट्यूब करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मान जाना चाहिए, हाँ, हम में कंसिस्टेंसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक। मुजाहिद बिलवी साहब, जो अभी सिनेरियो चल रहा है जिसमें फौरी इंसाफ मिल रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी देखिए, और लगता है कि यही बयानिए के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शंस में, कि जी फैसला ये गवाही देता है कि नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया। तो ये नैरेटिव क्या कामयाब हो पाएगा, या अब आवाम में इतना शऊर है कि वो ये समझ सकें कि ये नैरेटिव या ये जो बरियत हो रही है ये किस तरह से हो रही है? मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ बड़े आप दोनों मोहतरम लोग बैठे हुए हैं कि ये आप देखें, अभी जो परसों का ये जिक्र कर रहे थे यार, कि एक असेंबली है, उसका डेकोरम होता है, उसके अंदर हम लोग पास किए बगैर नहीं जा सकते, असेंबली रुकन पास बगैर नहीं जा सकता। उसमें मेंबर को पकड़ा जाए तो पहले कहते हैं जान ली जाती है, वहाँ एक आईजी पुलिस कहता है जाओ जाओ के चढ़ावा कर दो। यानी उसको तहस नहस कर दिया, निकाल दिया, भगा दिया, मार दिया। और ये जमहूरियत के नाम पे हो रहा है, सब खामोश है, पीपल्स पार्टी, तमाम डेमोक्रेट, मीडिया, आपका ये कसीर शहर, बड़े बड़े तुरम खां, आपने भाई पंजाब बैठा रहा, उसको नहीं, आज ही पंजाब कल तो पिंग पोंग खेल रहा था भाई, जब पूरे लाहौर जो है लुट रहा था। क्या उस वक्त जो है निकना वजीर आला आपका क्या नकवी है, वो जो आपका हमारे जो साथ रहा है, वो उस वक्त क्या फार्म हाउस में क्या खेती बाड़ी कर रहा था, जब पूरा लाहौर के उसमें ये हो रहा था और ये हो रहा था और बाकी जब हो रहा था। क्या बातें आप कर रहे हैं यार, आप समझ रहे हैं बड़ी आसानी से असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, बड़ी आसानी से इलेक्शन हो जाएंगे, बड़ी आसानी से सेटअप ये बना देंगे। किस दुनिया में रह रहे हैं भाई, हमें बेवकूफ समझते हैं। ये सब हमने आज इतनी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं हम? अगर मामला ठीक होता कि 14 अगस्त को इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली डिसॉल्व होगी, मई में हुए थे ना ये लोग, मई के बाद जो भी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है क्या लीगल है? तो चैलेंज किया जाएगा। अभी तो आपका अपना वो है ना सब सेटअप, आपका एक हिसाब लिया जाएगा। आज आप जैसे ही बनाए, अभी बने हुए 24 घंटे नहीं हुए, रका अशरफ को पीसीबी का चेयरमैन कहता है नजम सेठी से जो है शकील शेख से पूरा पीसी का 2.5 करोड़ का बिल लिखा, हिसाब किताब लेंगे। 24 घंटे नहीं हुए, अपना दोस्त गवर्नमेंट है, इनसे हिसाब लिया जाएगा जनाब अगर कोई जैन सूरत हाल हुई। बिल्कुल ठीक। एक वक्फा लेते हैं मुजाहिद बिलवी साहब, और वक्फे के बाद वापस जब लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इस मौजूदा निज़ाम को अगर बेहतर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हारिस नवाज साहब, ये वक्फे पे जाते हुए जो मैंने एक सवाल कहा था कि वापस लौट कर आऊँगा, तो इसी से बात को हम शुरू करेंगे। निज़ाम की बेहतरी, ये सवाल बड़ा घिसा पिटा सवाल है और कई मरतबा हम इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, हम चाहते हैं कि निज़ाम बेहतर हो। कई सदियाँ गुजर गई, निज़ाम की बेहतरी आएगी, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, लेकिन कहीं पर कोई उम्मीद है कि निज़ाम बेहतर होगा जहाँ पर ज़रा कॉन्फिडेंस आवाम का बहाल हो इस निज़ाम पर? क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, मेरा ख्याल में बहुत सी चीज़ें तो शायद इसी बहाली के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक होगा तो बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी यहाँ पे जो रेमिटेंसेस भेजने से पहले सोचते हैं, वो भी इस निज़ाम को देखते हुए नहीं भेजते। अली देखें, प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू रियली चेंज द सिस्टम। आपको ये बताइए, देयर इज द पर्पस कि आप असम्बली बनाते हैं, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली क्यों बनाते हैं? कोई इसका मकसद है ना, मकसद ये है कि अवाम अपने नुमाइंदे अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी से सिलेक्ट करके वो कहते हैं हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा सो है, ए है, मिस्टर ए है, वो जाता है असम्बली में। इसी तरह सबके आते हैं, बैठ के कलेक्टिव वो अवाम के लिए कानून साजी करते हैं, और उसके बाद अवाम के लिए बेहतरी के लिए वो आप चाहे हेल्थ की बात हो या इंटीरियर की बात हो, उसके बाद आपकी फूड सिक्योरिटी की बात हो या बिजनेस की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कोई भी प्रॉब्लम दे फाइंड लेजिस्लेट करते हैं। और फिर वो नुमाइंदे चुनते हैं अपनी हुकूमत, जो एक निज़ाम हुकूमत चलाती है अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तमाम स्टेट ऑर्गन्स को चला के चलती है। ये एक सिस्टम है।
क्या हमारे इस वक्त जो हमने जो सिस्टम बनाए हैं क्या ये वर्केबल है, क्या ये हमें डिलीवर करता है? सवाए बारगेनिंग, ब्लैकमेलिंग, फलां पार्टी आपने 80 MNA ये जो बनाए मिनिस्टर एडवाइजर रखे हैं, क्यों रखे? बिकॉज ऑफ ब्लैकमेलिंग। 13 जमातें हैं, हर एक कहती है आज हम छोड़ देंगे। सो पाकिस्तान की रेसिपी एक तो ये है कि अवाम जिस पार्टी को लाना चाहते हैं कम से कम उसको सिंपल मेजॉरिटी से लेकर आए। उसका ये फायदा होता है कि फिर उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकती पार्टी। फिर स्टेट हैज टू शो, ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन गवर्नमेंट का काम है केयरटेकर गवर्नमेंट इतनी इम्पार्शल बनाए कि वो सिर्फ इलेक्शन का बंद करना काम होता है, वो सब पार्टी को इकट्ठा डिलीव करते हैं। यहाँ इट कम योर गवर्नेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना हमारा सिस्टम हो चुका है कि ये मैं ऑनेस्टली एज ए पर्सन मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए। ठीक है, कैसे आनी चाहिए? लेकिन ऑल लीगल तरीके से। उसमें ये होगा कि कम से कम जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है उसको 22 करोड़ आवाम में से उसने सिलेक्टिव मिनिस्टर्स, टेक्नोक्रेट्स और एडवाइजर लेने हैं। देन ही इज नॉट अंडर ब्लैकमेलिंग या किसी चीज में पुश में नहीं है कि जी वो मैं ये होगा तो हुकूमत चली जाएगी, ये होगी वो हो जाएगी। तो फाइंड सम सोल्यूशन ये, लेकिन अवाम को रेफरेंडम करा लें या जो 2/3 से आपने लेके ना वो लें, अवाम की राय से मशवरा करें। मैं ये नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट गॉट नथिंग टू डू विद इट। दे आर एक ऑर्गन स्टेट का है जो हुकूमत के अंडर जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है। तो लेकिन सिस्टम ठीक करें सर। कहने से खैर नहीं होता, अमल से प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। व्हेन वी से दैट इसके साथ अली एक और इसके देखिए, इसके साथ सेकंड जो आपको चाहिए कि यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम, जो अवाम के नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पर, तहसील, यूनियन काउंसिल तक खुद अपने काम करें और वो मेयर और डिस्ट्रिक्ट नाजिम वगैरह के बनेंगे। तो ये हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर रेसिपी है। बट इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो उसको चाहते हैं। बिल्कुल सही है। मैं जी आखिर में ताहिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हुए भी जो गवर्नेंस की भी बात की है और निज़ाम की बात हो रही थी, गवर्नेंस की बात की है अभी हारिस नवाज साहब ने। गवर्नेंस क्या होनी है कि हमारी बदकिस्मती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने थे पंजाब में, और ये बदकिस्मती इस वजह से कि चाहे जो मर्जी इरफान कादिर NXYZ के जरिए हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे, वो कोई नैरेटिव नहीं है। 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे, आइन यही कहता है, वो नहीं हुए, जिसके नतीजे में जो ये सिफारशी केयर टेकर सेटअप आया हुआ है जिसमें सिफारशी वज़रा को भर्ती किया गया है वाकफियतों और ताल्लुकात की बुनियाद पर। जैसा कि अभी वो आप देखें वो ड्रामेबाजी जो सारी की वहाब रियाज ने कि लॉन्ग बूट पहन के निकले हुए थे, एक आधा फुट पानी था और वो वहाँ पर घूम रहे हैं जिस तरह पता नहीं पानी के नीचे गेंद घूम गया उनका, वो गेंद तलाश करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जब इस तरह ही रहेगा तो फिर कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। मेरा लिए बड़ा सिंपल है। मुझे तो लगता है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसको आप मजाक उड़ा रहे हैं। दिस इज ए वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। क्योंकि पहले मेरा भी यही ख्याल था कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये थक गया है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर, और मेरा ख्याल था कि लाहौर के जो पंजाब के लोग हैं वो बसंत को नहीं छोड़ सकते। ये मेरी लाइफ में बसंत मर गई क्योंकि रियासत आ गई, आगे इदारे आ गए कि नहीं ऐसी नहीं मनान देनी, खत्म हो गई बसंत। 20 साल से हमारे बच्चों को पता ही नहीं। फिर मैंने अपनी जिंदगी में पंजाबी की डेथ देखी है। 7,000 से 5,000 से लोग यहाँ पंजाबी बोलते थे। रियासत ने कहा नहीं उर्दू बोलनी है। हमने कहा ठीक है जी भाई, डर गए, उर्दू बोलते हैं। फिर शादी पे आ जाते हैं। पंजाबी कल्चर में शादी इतनी बड़ी एक्टिविटी थी, 5-5 दिन शादी होती थी। मैं हंसता था, मैं कहा 10 बजे कौन खाना बंद करेगा? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाएगा। बंदे के पुत्र ऐसा डंडा चला 10 बजे के बाद खाना खत्म हो गया। व्हाट आई एम प्रूफिंग इज समथिंग वेरी सिंपल। जो निज़ाम चाहता है वो हो जाता है, जो निज़ाम चाहता है वो नहीं होता। ये निज़ाम नहीं चाहता फेयर और फ्री इलेक्शन हो। इस पूरे 75 साल में एक इलेक्शन हुए 1970 के, जिसको आप फेयर कहते हैं, वो भी फेयर नहीं है। उसमें आपने सिर्फ वोट गिने थे। दुनिया की कोई तारीख बता दें, एक बंदे ने 160 के करीब सीटें ली 300 में से, तो आपने असेंबली नहीं बुलाई, आपने उसका इजलास ही नहीं बुलाया। तो जब आपके निज़ाम में जब तक ये चीज़ होगी कि निज़ाम समझता है कि हम सुपीरियर हैं लोगों के वोट से, मेरा नहीं ख्याल लोगों को कभी वोट का मौका दिया गया है। और जो चीज़ मैंने सीखी है, मैंने अमेरिका से एमफिल किया हुआ है, 16 साल यहाँ पढ़ा हूँ, और मैं इतना बेवकूफ़ आदमी रहा, मुझे गिनती नहीं आती थी। मेरा ख्याल था कि 70-75 जो हैं उससे 120-30 वाले ज्यादा होते हैं। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया नहीं जो कम होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरह का अगर इलेक्शन चलाना है, गिनती पुठी करनी है, तो दुनिया में इस तरह की कॉमेडी ना चली है ना चलेगी। थोड़ा सा और निकाल लें, चलो चलते रहे।
आप अगर फेयर और फ्री इलेक्शन ये रियासत नहीं कंफर्म करेगी, लोगों की राय नहीं आएगी, लोगों की राय नहीं आएगी, पॉलिटिकल कल्चर नहीं बनेगा, लोगों को वो जवाब देनी होंगे। हमारे जो हुक्मरान है, सियासतदान है, वो जहाँ से आते हैं उन्हीं को जवाब देते होते हैं, वही उनको लाते हैं, वही जूते निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। ताइम अली साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बेलवी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।